हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारा सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2, दैट इज बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का मॉडल टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट कराया है फॉर नवंबर 2023। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट से पहले अपने दो फुल सिलेबस मॉडल टेस्ट पेपर कंडक्ट कराता है अपनी ब्रांचेस के ऊपर, वेरियस अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर। तो इस बार जो पहला मॉडल टेस्ट पेपर कंडक्ट कराया गया था, दैट वाज ऑन 29th ऑफ नवंबर, इफ आई एम करेक्ट विद द डेट। 29th ऑफ नवंबर को ये कराया गया था। ज्यादातर स्टूडेंट अक्सर ये नहीं देने जाते हैं बिकॉज उस समय तक तैयारी नहीं हुई होती। तो आपका इंस्टीट्यूट पूरा का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर एज वेल एज उसका सजेस्टेड आंसर अपनी वेबसाइट पर डाल दिया करता है। तो वो मॉडल टेस्ट पेपर और उसका सजेस्टेड आंसर मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो एग्जाम अभी अभी लेटेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने लिया है। जनरली देखा गया है कि अटेम्प्ट के अंदर जो उससे पहले मॉडल टेस्ट पेपर आते हैं, दो मॉडल टेस्ट पेपर आते हैं, उनमें से कई बार एक आधा क्वेश्चन, कई बार दो क्वेश्चन भी एज इट इज पेपर के अंदर रिपीट हो जाते हैं। इस बार का जो मॉडल टेस्ट पेपर आया है उसके अंदर दो चार अच्छी केस स्टडीज थी, थोड़ी सी बाकियों से अलग थी। तो मैंने सोचा कि पूरा का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है जी, आइए एक एक करके इसको शुरू करते हैं। ये जो मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर है एज वेल इसका जो सजेस्टेड आंसर है, वैसे तो आपको आईसीआई की वेबसाइट पर मिल ही जाएगा। अगर आप लोग वहां से ना ढूंढ पाए तो इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, दैट इज सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल। और मैं वीडियो के नीचे भी टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा दूंगा, तो वहां से आप इजिली क्वेश्चन पेपर और इसका सोल्यूशन जो है, सजेस्टेड आंसर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ सजेस्टेड आंसर मैं आप लोगों को अपने क्वेश्चन बैंक से भी कराऊंगा, तो क्योंकि उसके अंदर ज्यादा अच्छे से दिए हुए आंसर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछे हुए हैं हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर, ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन बैंक से मैं वहां कवर कराऊंगा। साथ साथ जो मैंने आपको चार्ट्स दिए हैं वहां से मैं बताता जाऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक है जो इस आंसर के अंदर आपको लिखना चाहिए था। ये जो चार्ट्स हैं या जो क्वेश्चन बैंक है, अगेन आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर एज इट इज पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एबीजे के स्टूडेंट नहीं है। तो आइए क्वेश्चन पेपर पे वापस आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पैटर्न आप लोगों को मालूम ही होगा, मैंने एग्जाम का पूरा पैटर्न भी आप लोगों से डिस्कस कर रखा है पूरे डिटेल में, कि हमारे पास टोटल इसके अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही मॉडल टेस्ट पेपर आता है। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, ए पार्ट एज यूजुअल जो हमेशा आता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर आयुष इज अ प्रिंसिपल इन मॉडर्न पब्लिक स्कूल. He needs 2000 packet of biscuits to be distributed to students in his school on the occasion of Republic Day celebration. For this purpose, he contracted with Yogaraj Biscuits Company. Mr. Ayush visited the workshop of Yogaraj Biscuit Company and was very much satisfied with the quality of biscuits. He also found out that a large number of variety of biscuits are manufactured in the workshop. तो एक बिस्किट वर्कशॉप पे गए हैं वो बिस्किट्स खरीदने के लिए, उन्होंने देखा कई सारे तरह के बिस्किट्स बनाए जाते हैं। He ordered 2000 packs of biscuits and gave a token money but did not specify the category of biscuits he needed. तो उन्होंने टोकन मनी भी दे दी लेकिन ये नहीं बताया कि इतनी सारी कैटेगरी में से कौन सा बिस्किट उनको चाहिए। योगराज बिस्किट कंपनी डिड नॉट सप्लाई द बिस्किट्स ऑन द ड्यू डेट, उन्होंने ड्यू डेट पे बिस्किट्स नहीं सप्लाई किए। मिस्टर आयुष फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट योगराज बिस्किट्स कंपनी फॉर कंपनसेशन, स्टेट विद रीजन वेदर योगराज बिस्किट कंपनी इज लायबल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो क्वेश्चन आप पढ़ें, जनरली बेटा इस बात पे पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है कि उन्होंने कैटेगरी ऑफ बिस्किट नहीं बताए, और आपका जो योगराज बिस्किट कंपनी थी वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ बिस्किट्स बनाया करती थी। तो अगर आपको क्वेश्चन सेक्शन याद आ रहा है तो ये सेक्शन 29 का बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है जहां अनसर्टेनिटी की बात की गई है। अगर आप एक ऐसे एग्रीमेंट में जाते हैं जिसका मीनिंग सर्टेन है या अनसर्टेन है या कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन नहीं है, ऐसे केस में एग्रीमेंट वर्ड होता है। तो उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन बनाया गया। तो आप 29 इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे, अनसर्टेनिटी की बात बताएंगे, उसके बाद ऑब्वियसली फैक्ट्स देंगे। फैक्ट्स के अंदर आप बताएंगे कि इसके अंदर क्योंकि हम लोगों को ये नहीं बताया गया, या आपके जो मिस्टर आयुष हैं उन्होंने ये नहीं बताया था कि कौन सी कैटेगरी ऑफ बिस्किट्स या कौन सा वैरायटी ऑफ बिस्किट को खरीदना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में अनसर्टेनिटी है, एग्रीमेंट वर्ड हो जाएगा। और एग्रीमेंट वर्ड होने की वजह से, क्योंकि ये वर्ड है, सामने वाला अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहा है तो उसको क्या नहीं किया जा सकता है, एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, कोई कंपनसेशन इसमें से डिमांड नहीं की जा सकती। एक बार आपको सजेस्टेड आंसर दिखा देता हूँ। आपके इंस्टीट्यूट ने बेटा सेक्शन नंबर नहीं दिया है, मैंने आपको बताया था कोशिश करें सेक्शन नंबर पेपर में चला जाए, बाकी एज सच ना लिखने के एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन तो यही होती है कि मार्क्स नहीं कटते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, the meaning of the agreement must be certain or not, and not vague or indefinite. If the meaning of an agreement is not certain, the agreement is not enforceable by law, वो void हो जाता है। In the given case उन्होंने पूरा का पूरा आपको facts बताए। On the basis of above provision and facts, it can be said that the agreement was not enforceable for the want of certainty of meaning, as Mr. Ayush did not specify the category of biscuits. Hence, Yograj Biscuit Limited is not liable to pay any compensation to Mr. Ayush। ठीक है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 4 नंबर की केस स्टडी थी, सेक्शन 29 के ऊपर दी गई थी। आंसर लिखने का बेटा पूरा पैटर्न मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, लगभग उसी पैटर्न में ही है।
पूरा का पूरा पहले आपको सेक्शन बता दे तो बहुत अच्छी बात है। द गिवन प्रॉब्लम रिलेट्स टू सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच डील्स विद अनसर्टेनिटी। उसके बाद 29 को एक्सप्लेन करें, फिर फैक्ट्स बताएं तीसरे पैराग्राफ के अंदर, फाइनली आपका कंक्लूजन जाएगा चौथा पैराग्राफ के अंदर। नहीं आता अभी भी कुछ दिक्कत है आंसर लिखने में, पूरी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी हाउ टू राइट लॉ आंसर्स की, वो वीडियो पक्का देखिएगा, उसी पैटर्न में ही आंसर देके आइएगा, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देखें बेटा, सेकंड क्वेश्चन का इससे कह लीजिए भारी वर्जन, ये कह लीजिए जिसमें दो पार्ट हुआ करते थे, ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, शायद टेस्ट में भी आपको दिया हुआ है, जो आपके साथ अभी टेस्ट कंडक्ट कराए थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है। अभी एक बार क्वेश्चन बैंक से भी इसको दिखा देता हूँ। पारसनाथ इंफ्रा हाइट लिमिटेड कंपनी एक्ट का क्वेश्चन है, केस स्टडी। पारसनाथ इंफ्रा हाइट लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग 215 members. Out of 215 members, 20 members were employees in the company during the period 1st of June 2021 to 30th of June 2023। ये डेट का रेंज याद रखनी बहुत जरूरी है। तो 1 जून 2021 से लेकर 30 जून 2013 तक इन 215 में से 20 मेंबर ऐसे थे जो इस ड्यूरेशन में कंपनी के एम्प्लॉयज रहे थे। They were allotted shares in Parasanath Infra Limited on 1st of April 2017, which were held by them till today, that is 31st of October 2023। तो आप मान के बैठे हैं कि आप आज 31 अक्टूबर 2023 पे बैठे हैं, जिस समय पेपर लिया था उन्होंने डेट उस समय साहब पे डाली थी, 31 अक्टूबर 2023 को बैठे हैं आप, उनके पास आज भी ये शेयर्स हैं। Now the company wants to convert itself into a private company. State with reasons whether Parasanath Infra Heights Limited is required to reduce the number of members under the provisions of Companies Act। तो अगर आपको टेस्ट याद आ रहा है तो बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन था, इनफैक्ट इससे बड़ा क्वेश्चन था, अब देखो कराऊंगा। पहले इसकी बात करते हैं। सर कहानी किस बात पे है? नंबर ऑफ मेंबर्स की कहानी है प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन देंगे 2/68 की, 3 कंडीशंस बताएंगे आरएलपी वाली, उसके लिमिट्स वाली में नीचे 3 एक्सेप्शन बताएंगे कि एम्प्लॉइज, एक्स एम्प्लॉइज और जॉइंट होल्डर्स को आप एक काउंट करते हैं। तो पूरी की पूरी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन देंगे, उसके बाद इसके फैक्ट्स पे आएंगे। सर फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो हमने उन मेंबर्स को काउंट नहीं करना होता है जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान मेंबर बने एंड जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान मेंबर बनकर आज मेंबर हैं लेकिन एम्प्लॉय नहीं है। सिंपल भाषा में एम्प्लॉइज और ऐसे एक्स एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान मेंबर बने, उनको आपको 200 काउंट करते समय इंक्लूड नहीं करना होता है, ठीक है जी। अब सवाल उठता है कि सर जो ये 20 मेंबर्स हैं, क्योंकि सारी गेम इस पे खड़ी हुई है, 200 की लिमिट होती है, 215 है, तो अगर ये 20 काउंट हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत है। अगर ये 20 काउंट नहीं होंगे तो ये नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सवाल उठता है कि क्या ये 20 काउंट करने हैं? तो देखें सर, ये मेंबर कब बने? 1 अप्रैल 2017 को। क्या ये 1 अप्रैल 2017 को कंपनी के एम्प्लॉइज थे? नहीं सर, एम्प्लॉय तो ये कब से थे? 1 जून 2021 से लेकर 30 जून 2023 तक। तो सर आज की डेट में एक्स एम्प्लॉइज हैं, नो डाउट, लेकिन ये ऐसे एक्स एम्प्लॉइज नहीं हैं जिनको शेयर्स मिले थे जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कब से कब तक थे? 1 जून से लेकर 1 जून 2021 से लेकर 30 जून 2013 तक। इससे पहले से ये क्या रख के बैठे थे? शेयर्स रख के बैठे थे। तो ये तीनों एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करते। ना ये वो एम्प्लॉइज हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर मिले और आज भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, नहीं। एक्स एम्प्लॉइज वाली एक्सेप्शन भी नहीं लगती है, क्योंकि उस केस में आपको शेयर होल्डर बनना होता है एम्प्लॉयमेंट के दौरान, और आज आप एम्प्लॉय हैं, नहीं रहे, मेंबर रह गए, तब हम उनको बोलते हैं एक्स एम्प्लॉइज हैं, इनको काउंट नहीं करना है। और जॉइंट होल्डर्स वाला तो कंसेप्ट यहाँ लगता ही नहीं है। तो सर ऐसे केस में क्योंकि ये तीनों में कहीं फॉल नहीं करते हैं, ये 20 मेंबर्स जो हैं ये काउंट किए जाएंगे। अगर ये 20 मेंबर काउंट किए जाएंगे तो हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा? तो फिर सर ऐसे केस में 215 मेंबर हैं। अगर आप प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कंपनी को अपने मेंबर्स रिड्यूस कर 200 के ऊपर लाने पड़ेंगे या 200 से नीचे ले जाने पड़ेंगे, ठीक है जी। आंसर देखें इसका पूरा का पूरा समझाया हुआ है। 2/68 बेटा पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, आरएलपी की कंडीशंस बता रखी हैं। आरएलपी के नीचे 3 वो बताए हैं कि हाँ, एम्प्लॉयमेंट के दौरान ये पर्सन्स हु हैविंग been formally in the employment of the company were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased। ये मेन क्रूशियल बात है कि वो पर्सन्स जो फॉर्मली कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे, यानी कि एक्स एम्प्लॉइज थे, मेंबर बने जब एम्प्लॉयमेंट में थे, आज मेंबर हैं, एम्प्लॉय नहीं है, उनको काउंट नहीं किया जाता है। फिर हमने कहा जी इन द गिवन प्रॉब्लम जो 20 मेंबर्स हैं, they were employees of the company but they were not employee at the time of getting membership। जब इनको मेंबरशिप मिली 1 अप्रैल 2017 को, जब ये शेयर होल्डर बने, जब ये मेंबर बने, उस समय ये एम्प्लॉय नहीं थे एंड आज भी एम्प्लॉय नहीं है। तो एक्स एम्प्लॉय वाली बात इन पे लगती है, लेकिन एक्स एम्प्लॉय हम कौन से काउंट करते हैं? जो एम्प्लॉयमेंट के दौरान मेंबर बने थे। ये एम्प्लॉयमेंट के दौरान मेंबर नहीं बने, इसलिए ये 200 के अंदर काउंट किए जाएंगे। अगर ये 200 की काउंटिंग में काउंट होंगे तो फिर हमारे पास 215 मेंबर हैं आज की डेट में। तो कंपनी को अपने मेंबर्स क्या करने हैं? द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 बिफोर कन्वर्टिंग इनटू अ प्राइवेट कंपनी।
मैं आपको बता रहा था कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो नया क्वेश्चन नहीं है। ये आपको क्वेश्चन बैंक में सेक्शन था जो मैंने आपको दिया है कंपनी एक्ट का, सेक्शन 39 है, जगन्नाथ लिमिटेड वाला। 220 मेंबर थे, बिल्कुल सेम था। 25 मेंबर उसमें से एम्प्लॉय रहे इस दौरान से इस दौरान, जबकि ये मेंबर बने थे इस दौरान। इसके अंदर उन्होंने बाद में एक सेकंड पार्ट बना के क्वेश्चन भी पूछा था, तो ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। तो आपने देखा बिल्कुल सेम क्वेश्चन। इनफैक्ट ये जब आया था ये 6 का आया था, क्योंकि इसमें 2 पार्ट थे। अब ये जो पूछा गया ये 1 पार्ट का पूछा गया, सिर्फ पहले वाला पार्ट जो 4 नंबर का बनाया। ये मैंने टेस्ट में भी, मुझे याद है, मैंने आपसे क्वेश्चन बना के पूछा हुआ था। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका केस स्टडी। थर्ड बेटा सीधा सीधा थ्योरी का क्वेश्चन है। रिस्क प्राइमा फेसाई पासिस विद प्रॉपर्टी एलेबोरेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो आपको कौन सा सेक्शन बनेगा इसके अंदर? सर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 26, रिस्क प्राइमा फेसाई पासिस विद प्रॉपर्टी। तो कितना कंटेंट लिखेंगे एक बार चार्ट से दिखा देता हूं। तो मैंने आपको कहा था चार्ट से भी आप याद कर लेंगे तो सफिशिएंट कंटेंट है, उसी के बेसिस पर आप पेपर लिख के आ सकते हैं पूरा का पूरा। तो अगर आप मेरे चार्ट्स में आएंगे तो ये चार्ट्स के अंदर मैंने आपको चार्ट 1.7 जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का चार्ट है, पूरा का पूरा कंसेप्ट बता रखा है। रिस्क प्राइमा फेसाई पासिव विद प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, हमने देखा था पूरा का पूरा। इसी के ऊपर से आधे से ज्यादा क्वेश्चन शुरू खड़े होते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल रूल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ये है कि जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टी चली जाती है, यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है बायर के पास, तो रिस्क भी सारे के सारे बायर के पास चले जाते हैं। जबकि अगर अभी प्रॉपर्टी आपके पास है, सेलर के पास है, अभी बेची नहीं है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो ऐसे केस में सारे रिस्क अभी सेलर बियर करेगा। ये बेसिक रूल है। इसके हमने 3 एक्सेप्शन देखे थे सर। एक अनलेस अदरवाइज एग्रीड, दूसरा जहां डिलीवरी डिले होती है बाय द फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर, तो ऐसे केस में जिसकी वजह से डिलीवरी डिले होती है वो डैमेजेस बियर करता है इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉपर्टी किसकी है। एंड तीसरा, भले ही अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, लेकिन अगर आपके पास गुड्स की पोसेशन आ गई है तो आपकी जिम्मेवारी एज बेली उन गुड्स के ऊपर बन जाती है। तो अगर आप केयर नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से नुकसान होगा, तो फिर 60 और 26 नहीं लगता है। नो डाउट आपके पास प्रॉपर्टी नहीं आई है बट आप नेग्लिजेंट थे, तो ऐसे केस में हम लॉस बियर करते हैं। तो 3 एक्सेप्शन है सर, एक बेली वाली, एक डिले वाली, और एक जब पार्टीज अदरवाइज कॉन्ट्ररी एग्री करती है। तो ये पूरा का पूरा आप कंटेंट दे देंगे, जनरल रूल दे देंगे ऊपर की हाँ 26 का है, 4 नंबर का एक कंटेंट है, आसानी से 4 नंबर का क्वेश्चन एंड हो जाएगा। सजेस्टेड आंसर में देखेंगे तो बिल्कुल सेम आंसर ही दिया हुआ है, 26 का बेसिक रूल दिया हुआ है, उसके बाद उन्होंने एक्सेप्शन मेंशन की हुई है। ठीक है जी। चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा। तो वो पैटर्न के हिसाब से ही पूरा था। पहला केस स्टडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होती है, दूसरी केस स्टडी हमारे पास कंपनी एक्ट से होती है, और साथ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की एक थ्योरी क्वेश्चन हमें यहाँ दिया गया होता है। नेक्स्ट आ जाए सेकंड क्वेश्चन। 2 पार्ट होते हैं इसमें हमेशा, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 7 नंबर का केस स्टडीज का क्वेश्चन, और एक आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का 7 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन, और आपका 5 नंबर का भी थ्योरी क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमेशा प्योरली थ्योरी होता है, इसमें केस स्टडी नहीं आती है। तो देखें सर, पहला, एक्सप्लेन एनी 5 circumstances in which the contract need not be performed with the consent of both parties। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास में भी कई बार हमने कवर किया सर। 62 से लेके 67 वाली बात पूरी बतानी पड़ेगी। नोवेशन, रेमिशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन, सर ये तो 4 हो गए। उसको 64 बता दीजिए कि सर अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, रिसेंड कर दिया जाए तो नहीं परफॉर्म किया जाता। 67 में एक होता है कि निगलेक्ट होता है सामने वाली पार्टी की तरफ से, वो आपको वो जो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं कराती है, इसलिए आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो भी आपको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। आपको केस स्टडी आपको ये वाला क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, एक आधी बार मैंने शायद टेस्ट में ही पूछा हुआ है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62 से लेकर 67 कब कब पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना होता है, सारा का सारा आपको बताया हुआ है। नोवेशन का कंसेप्ट है, रेसिशन का, ऑल्टरेशन का, रेमिशन का। जब 64 में रिसेंड कर लिया जाता है या कोई पार्टी निगलेक्ट करती है या प्रॉमिस ही निगलेक्ट करता है अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस देने से, तो सामने वाली पार्टी को अपना पार्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये हमारा कंसेप्ट था। 7 मार्क का 5 पॉइंट पूछे हुए हैं, तो 5 पॉइंट उसको दे दीजिए पेपर के अंदर। मैंने आपको 6 बता दिए, 5 भी बताएंगे तो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे आपको। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है सर, इतनी लंबी कहानी बना देता है, पूछता लास्ट में सिर्फ क्या है कि डिफरेंस कर बता दीजिए एलएलपी में और एलएलसी में। तो पूरी लाइन लिखी हुई है, इसको लंबा चौड़ा यूज नहीं होता है हमारे आंसर में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप in which the participants liability is fixed to the amount of money they invest, whereas LLC, that is limited liability or private or public company, is a tightly held business entity that incorporates the qualities of corporation and partnership. In the light of the above statement, elaborate the difference between LLP and LLC। तो ये ज्यादातर बच्चों को पता ही होता है कि सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में और कंपनी के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट दे दीजिएगा, आपको उसके अंदर मार्क्स मिल जाएंगे। एक आधा लगता है आपको कि मैंने पॉइंट शायद गलत हो जाए, तो 6-7 पॉइंट्स आप पेपर के अंदर दे के आ सकते हैं। ठीक है जी, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है, तो मैं आंसर को रीड नहीं कर रहा हूँ। एज सच आंसर आपको हर बुक में, आपके स्टडी मटेरियल में, चार्ट्स में, हर जगह ही मैंने आपको दिया हुआ है, तो वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट वन, 6 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन है पार्टनरशिप एक्ट से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स कंपल्सरी, nor does it impose any penalty for non registration। In the light of given statement,
Discuss the consequences of non-registration of partnership firms in India. Also, are there any rights? या explain the rights unaffected due to non-registration. तो बेटा 69 का पूरा कंसेप्ट पूछा हुआ है पार्टनरशिप का, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं होती है पार्टनरशिप की, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ डिसेबिलिटीज हैं जो अगर आप रजिस्टर ना कराएं तो आपको भुगतनी पड़ती हैं। वो डिसएडवांटेजेस बता दीजिए। लेकिन इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनरजिस्टर्ड कुछ ऐसे काम है जो अनरजिस्टर्ड फर्म भी कर सकती होती है या उसके पार्टनर कर सकते होते हैं। चार्ट्स में से आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर पूरा का पूरा, मैंने आपको कहा था वहीं से इसको कवर कर लीजिएगा। चार्ट्स में प्रॉपर आंसर दिया हुआ है। तो सर ये पार्टनरशिप के अगर चार्ट्स के ऊपर आए हम तो सेक्शन 69 ये रहा जी पूरा कंसेप्ट हमारा, सेक्शन 69 का कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। चार्ट नंबर है हमारा 1.7 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। इतना भी कर जाएंगे, इतना ही लिख देंगे, बहुत मोर देन सफिशिएंट है। तो आप बेसिक से शुरू कर देंगे। ऑल्दो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी येट द कॉन्सिक्वेंसेज और डिसेबिलिटीज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन हैव अ परवेसिव प्रेशर फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी हर पार्टनरशिप के ऊपर प्रेशर बना रहता है कि रजिस्टर करा लीजिए बिकॉज ऑफ दीज कॉन्सिक्वेंसेज। 3 बटा कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि पार्टनर्स एक दूसरे के अगेंस्ट सूट नहीं फाइल कर सकते, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट कर सकती है और कोई सेट ऑफ क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। फिर इसके सर हमने एक्सेप्शंस देखे थे कि हाँ 5 नीचे एक्सेप्शंस हैं जो अनरजिस्टर्ड होने के बावजूद भी सूट वगैरह फाइल किए जा सकते हैं। एक तो थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट कर सकती है, सेट ऑफ क्लेम किया जा सकता है पार्टनर्स की तरफ से अगर सूट की वैल्यू 100 रुपए से ऊपर नहीं है। इसके अलावा सर इंसॉल्वेंसी के केस में, डेथ के केस में और डिसोल्यूशन मांगते समय ऐसे केसेस में सूट फाइल किया जा सकता है। पूरा डिटेल में हमने कंसेप्ट कवर किया हुआ था। तो चार्ट के अंदर प्रॉपर कंसेप्ट यहाँ दिया हुआ है, इसको आप आसानी से पूरा इतना भी लिखाएंगे बेटा मोर देन सफिशिएंट है। तो चार्ट में मैंने उतना कंटेंट दिया है कि आप आसानी से वहां से कवर कर सके। ठीक है जी। अच्छा माइनर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है बेटा अगला, केस स्टडी 6 मार्क्स की। सही, तो थर्ड क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपके पास वो एग्जाम पैटर्न वाली वीडियो में कवर किया था कि एक 6 मार्क्स की थ्योरी का क्वेश्चन होता है पार्टनरशिप में से और 6 मार्क्स की केस स्टडी का क्वेश्चन होता है कॉन्ट्रैक्टेड में से। देखिए Chotu of 17 years has purchased a mobile of rupees 25,000 for his online classes from mobile sales center of credit। इंपॉर्टेंट बात बेटा, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए ले रहा है मोबाइल फोन। क्या पढ़ने के लिए लिया हुआ मोबाइल फोन नेसेसरीज में आएगा? यस सर, ये नेसेसरीज की कैटेगरी में आएगा। तो ये क्वेश्चन नेसेसरीज का क्वेश्चन है। Chotu of 17 years has purchased a mobile of rupees 25,000 for his online classes from mobile sales center on credit। On due date, he did not make the payment of mobile। Mobile sales center sued Chotu and his parents for the price of mobile। Chotu has 15,000 as his cash balance, but his father has enough money to pay for the price of the mobile। Who will be liable to pay the price of mobile under the provisions of Indian Contract Act 1872। अच्छी केस स्टडी है बेटा, 2 पॉइंट जोड़े हुए हैं। इनफैक्ट आपको 3 बातें बतानी पड़ेंगी। एक तो आप बेसिक बताएंगे कि हाँ जी माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड होता है, माइनर के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास कोच का केस आप रेफर कर दीजिए। फिर आप कहेंगे हाउएवर इस बेसिक रूल के लिए सेक्शन 68 एक तरह से एक्सेप्शन जनरेट कर देता है जो ये कहता है जी अगर आप माइनर को नेसेसरी सप्लाई करेंगे सूटेड टू इस कंडीशन ऑफ लाइफ, तो वो पर्सन जो माइनर को इस कंडीशंस ऑफ लाइफ के लिए नेसेसरी सप्लाई कर रहा है he is liable to be compensated, he is liable to get a reasonable compensation from the assets of that minor। तो वो माइनर के असेट से लायबिलिटी ले सकता है। तो हमने कहा जी ऐसे केस में माइनर के पास असेट है, हाँ 15,000 का बेटा बता रहे हैं, उसके पास कैश बैलेंस पड़ा है, तो आप उसके असेट से मांग सकते हैं। तीसरी एक बात और घुसी हुई है, छुपी हुई बात, कि सर उसके पेरेंट्स को सूट फाइल करना चाहते हैं, तो आपको तीसरा पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक पॉइंट क्लास में कराया था कि सर क्या पेरेंट्स माइनर के एक्ट के लिए लायबल होते हैं? हमने कहा जी देखिए जनरली लायबल नहीं होते हैं, केवल तब लायबल होते हैं जब माइनर उनके एजेंट के रूप में उनके कंसेंट के साथ काम कर रहा होता है। तो ऐसे किसी बेटा क्वेश्चन में कहीं कोई जिक्र नहीं है कि माइनर एजेंट के रूप में काम कर रहा था। तो हम यहाँ कहेंगे जी देखिए आप सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए रिकवर कर पाएंगे माइनर की प्रॉपर्टी से। माइनर को सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, माइनर के पेरेंट्स भी इस केस में क्या नहीं है, लायबल नहीं है। तो पहले लॉ में 3 बातें बतानी है, लॉ वाले प्रोविजन में जनरल रूल 68 नेसेसरीज और पेरेंट्स की लायबिलिटी की जब वो एजेंट होते हैं। उसके बाद आप फैक्ट्स बताएंगे और आप कंक्लूजन में देंगे कि हाँ ना ही पेरेंट्स ना ही छोटू पर्सनली लायबल है, हाँ केवल प्रॉपर्टी 15,000 रुपए का जो उसके पास कैश है उस हद तक रिकवर किया जा सकता है। ठीक है जी, ये आपकी 6 मार्क्स की केस स्टडी थी। आंसर पूरा का पूरा दिया हुआ है, सारे कंसेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं उसके अंदर मेंशन है। बहुत छोटे में लिखा है बेटा आंसर, जनरली इतने में आपको 6 नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो सजेस्टेड आंसर में थोड़ी सी कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो छोटा लिख देते हैं। तो आपको पूरे बात बतानी है। 11 बताइए कि सेक्शन 11 के हिसाब से बताया जाएगा कि माइनर इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ वॉइड एब इश्यू होता है, उसके अगेंस्ट एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, पहला पार्ट। दूसरा फिर 68 बताइए नेसेसरीज वाली कहानी पूरी की पूरी। ठीक है जी। तीसरा पेरेंट्स और गार्डियंस वाला कंसेप्ट बताइए। तो 3 लॉ के हिस्से बताइए, फिर आप उसके बाद
इन द इंस्टेंट केस करके फैक्ट्स बता दीजिए, और नीचे कंक्लूजन में गलती से भी ये मत लिख देना का छोटू लायबल है, ना छोटू लायबल है ना उसके पेरेंट्स लायबल है, केवल उसकी प्रॉपर्टी लायबल है। और प्रॉपर्टी कितने की है सर? केवल 15,000 की है, तो आप केवल कितने करीब कर सकते हैं? 15,000 रुपए मोबाइल के अगेंस्ट, जो वैसे मोबाइल 25,000 का था, लेकिन आप केवल 15,000 रुपए माइनर से रिकवर कर पाएंगे। ठीक है जी, एक ही हो गया इसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड का बी पार्ट। उसके बाद सर 4 का ए पार्ट, राइट्स ऑफ अनसेड से अनपेड सेलर इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेल ऑफ गुड्स। सर अगेन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जाएंगे तो 54 सेक्शन का कंसेप्ट है जहां रीसेल की बात की गई है। पूरा कंसेप्ट बताते हैं कब कब रीसेल किया जा सकता है, सामने वाले के पास बेटर प्रॉपर्टी जाएगी, सारा कंसेप्ट डिटेल में कवर किया हुआ है। इंपॉर्टेंट है बेटा, थ्योरी में कई बार क्वेश्चन पूछता है। जनरली देखा गया है कि लीन का अधिकार और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट थ्योरी में कंपैरेटिवली थोड़े से कम आते हैं एज कंपेयर टू ये वाला पार्ट जो मैंने आपको करा रखा है, राइट ऑफ रीसेल अनपेड सेलर 1.9 चार्ट, पूरा का पूरा चार्ट वाला कंटेंट देंगे, मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा इतनी जरूरत नहीं है। चारों पॉइंट्स मैंने इसके अंदर बता रखे हैं। कब कब बेचा जा सकता है, द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ रीसेल इन दिस 4 सर्कमस्टांसेस। पूरा का पूरा नोटिस दिया है, नोटिस नहीं दिया है, आपने ऑब्वियसली आगे बेचा है तो आप अनपेड सेलर थे, आपके गुड्स तो थे नहीं, आपने लीन एक्सरसाइज कर रखी तो आगे वाले का राइट नोटिस पेरिशेबल नेचर के गुड्स जहां नोटिस नहीं देना होता, एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में पावर थी बेचने के लिए जहां नोटिस नहीं देना होता। तो चारों बातें आप डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ये पूरा का पूरा चार्ट में से एज इट इज किया जा सकता है। इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक के अंदर भी दिया वो मिलेगा क्योंकि पहले पूछा गया क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है जी, 6 मार्क्स का अगला क्वेश्चन, पार्टनरशिप की केस स्टडी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन मेसर्स ए बी एंड कंपनी, firm is doing business of trading of plastic bottles, is authorized to sell the stock of plastic bottles. It was decided between them that A should sell the plastic bottles at the minimum price which they decided, and if A sells at a price less than the minimum price, he should take the permission of B. तो सर है कहानी क्या? दो पार्टनर है ए और बी। ए को परमिशन दी गई है कि हाँ प्लास्टिक बोतल बेच लिया कीजिए, और आपस में तय हुआ है कि एक मिनिमम प्राइस से नीचे नहीं बेचना, अगर इससे नीचे बेचना है ए को तो वो बी से परमिशन मांगेंगे। ठीक है जी। ड्यू टू सडन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, द प्राइस ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स वाज कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग। टू सेव द लॉस ऑफ द फर्म, ए सोल्ड द स्टॉक एट लोअर प्राइस। मीनवाइल ए ट्राइड टू कॉन्टैक्ट बी बट कुड नॉट डू सो एज बी वाज ऑन ए फॉरेन ट्रिप। बेटा यहाँ से इमरजेंसी वाली बात की झलक आ रही है कि मार्केट के अंदर लॉस से बचाने के लिए उसको लग रहा था कि प्राइस का गिरता चला जा रहा है। उसने बी से फोन भी किया पूछने के लिए कि भाई परमिशन दे दे बेच दूं, क्योंकि आपका पार्टनर्स में यही एग्रीमेंट हुआ था। स्टिल उसको जब परमिशन नहीं मिली, उसने आपस में, क्योंकि वो कांटेक्ट नहीं कर पाया, उसने सस्ते में बेच दिया। आफ्टरवर्ड्स व्हेन बी केम, he filed a suit to recover the difference of sale price and minimum price to the firm, whether B can do so under the provisions of Indian Partnership Act। अच्छा क्वेश्चन है। तो सर आपका पार्टनर आपकी इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ जाकर, आपकी जो ये कह लीजिए पार्टनर की स्कोप ऑफ अथॉरिटी है उससे बाहर जाकर एक काम कर रहा है इमरजेंसी के केस में, जहां पर आप उसको बाद में उसके लिए क्या करना चाह रहे हैं, लायबल करना चाह रहे हैं। बेटा दो फैक्ट इसके अंदर कवर होते हैं। एक तो आप इसके अंदर सेक्शन 20 मेंशन कर देंगे, सर ऐसी ऐसी कहानी है, आपको सेक्शन दिखाई देता हूँ, ज्यादातर बच्चों को सेक्शंस याद नहीं रहते हैं, तो बेटा जितना मैक्सिमम हो सके सेक्शन याद करने की कोशिश करें। जी ये आ गया आपका कंसेप्ट, ये लीजिए। एक तो इसमें आप बताएंगे बेटा इम्प्लाइड अथॉरिटी के एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन का कंसेप्ट, स्टार्टिंग वहां से कर सकते हैं। सर ऐसी कहानी है कि आपका हर पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, बेचना उसकी अथॉरिटी में आता था। आपने नो डाउट उसकी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी उसके इम्प्लाइड अथॉरिटी के ऊपर कि इससे नीचे नहीं बेचेंगे। अब वो उसके नीचे बेच रहा है, वो अपने इम्प्लाइड अथॉरिटी पर लगी हुई रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आउटसाइडर के प्रति तो कोई जिम्मेवारी नहीं हो सकती है। ये कह लें कि आउटसाइडर को कहें कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, मेरे पार्टनर को अथॉरिटी नहीं थी, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज 20 सेक्शन ने क्लियरली बोल रखा है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी पर रिस्ट्रिक्शन का मतलब ही तब है जब थर्ड पार्टी उसको जानती हो। तो सर ये वाली बात तो नौ से क्वेश्चन में पूछी भी नहीं है उसने कि थर्ड पार्टी के प्रति लायबल तो नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए, नहीं। वो पूछ रहा है कि अंदरूनी पार्टनर जो घर आगे लड़ाई कर रहा है कि तूने सस्ते में बेच दिया, नुकसान हो गया, इस नुकसान को कंपनसेट कर। तो सर फिर ऐसे केस में हम क्या मेंशन करें कि एग्जाम को हमने क्या वो मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा? आपको आंसर तो पता है कि नहीं, इमरजेंसी में किए हुए काम के लिए कंपनसेट नहीं करना होता। मेंशन क्या करना है बेटा? मेंशन करना है सेक्शन 13 का ये लास्ट वाला पॉइंट, पार्टनर के राइट, कि पार्टनर के पास राइट होता है इंडेमनीफाइड होने का, लॉस से प्रोटेक्ट होने का, उन सारे खर्चों के लिए, उन सारे लॉसेस के लिए जो वो इंकर कर देता है जब वो प्रॉपर कंडक्ट में काम कर रहा होता है। इमरजेंसी में
बिजनेस को बचाने के लिए काम कर रहा होता है। तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन इस पॉइंट पे टिका हुआ है इमरजेंसी वाली अथॉरिटी में। वहां भी आप इमरजेंसी वाली अथॉरिटी 21 सेक्शन बता सकते थे, तो वो बता दें, साथ में 13 बता दें, दोनों को मिला के आप आंसर लिख सकते हैं कि जो पार्टनर था ये इमरजेंसी में काम कर रहा था, नो डाउट अपने अथॉरिटी से आगे जा रहा है, लेकिन फर्म इससे बाउंड होगी और फर्म इससे कुछ भी इसके लिए रिकवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि बॉस पार्टनर का राइट है कि अगर वो इमरजेंसी में कोई काम करता है और उससे लॉस हो जाता है या उसको भी लॉस हो जाता है इनफैक्ट, तो फर्म उसे क्या करती है, उस लॉस से बचाती है। तो आप फर्म से, आप उस पार्टनर से इस लॉस को रिकवर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसने जो काम किया है किसमें किया है, इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर किया है। तो 6 का बी पार्ट आप आंसर देखें एक बार पूरा का पूरा, वही मैंने आपको बताया था 13E रेफर किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13E ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड एंड लायबिलिटीज इंकर्ड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म एज वेल एज इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इन एन इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम द लॉस if the payments, liability and acts are such as a man of prudent and as a prudent man would have incurred or performed in his own case under similar circumstances। तो पूरी कहानी बतानी है। उन गिवन केस आप कहेंगे जी इमरजेंसी थी इसने नीचे बेच दिया, ऐसे केस में आप उससे कुछ भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। Hence on the basis of above provision and the facts of the given problem, selling of A at lower price was to save the firm from loss, as the act of A was in the favor of the firm, he is not liable to bear any losses। तो 13E का कंसेप्ट, साथ में इमरजेंसी वाला सेक्शन आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। ठीक है जी, लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, आखिरी क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो हमने कवर करना है। तो टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कंपल्सरी था, बाकी 5 में से कोई 4 हमने करने हैं। ठीक है जी। रामविलास यादव इज अ फार्मर। Anna Chips company approached him and entered into a contract to supply 100 quintals of potatoes which are to be grown in the fields belonging to Ram Vilas Yadav at rupees 1000 per quintal। तो राम विलास यादव बेटा एक फार्मर है, एक चिप्स कंपनी उनके पास आई है, जितने पोटैटोस वो 1000 क्विंटल्स ऑफ, सॉरी 100 क्विंटल्स ऑफ पोटैटो जो वो अपने फार्म पे उगाएंगे उसको 1000 रुपए पर क्विंटल पर खरीदने का एग्रीमेंट कर रही है। Anna Chips company made the payment of price but the delivery was to be made after 6 months। अंडरस्टूड सी बात है बेटा, अभी ये सप्लाई नहीं हो पा रही है क्योंकि आलू उगाने हैं तो उसको बेचने का प्रॉमिस हो रहा है। Before the time of delivery the whole crop of potatoes was destroyed due to flood। Anna Chips company demanded the payment of price which is already made by it। Ram Vilas Yadav denied returning the price by saying that the contract of sale was already entered and hence the crops belong to Anna Chips company। बेटा उसने पैसे देने से वापस कर दिया, क्रॉप्स तो वो दे नहीं पा रहा क्योंकि डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसका ये कहना था कि क्योंकि आपके साथ मेरे सेल का एग्रीमेंट हो गया है, ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी है, आप लॉस बियर करेंगे तो मैं पैसे क्यों वापस करूं। Hence the loss of crop must be borne by it, company bear करे। Referring to the provisions of sales of goods act, whether Anna Chips company found can recover the amount from राम विलास यादव। तो सर क्या कंसेप्ट, मेनली क्वेश्चन टिका किस पे हुआ है कि क्या प्रॉपर्टी फार्मर से अन्ना चिप्स के पास चली गई। अगर प्रॉपर्टी फार्मर से अन्ना चिप्स के पास चली गई है तो फिर फार्मर सही कह रहा है कि जो पैसे आपने दिए हैं वो मेरे ही हैं, प्रॉपर्टी मैंने आपको दे दी है, गुड्स आपके थे, नुकसान हुआ है भुगती है। लेकिन सवाल उठता है क्या ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। बेटा दो बातों पर ध्यान रखना। पहली बात तो ये फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख रहे होंगे आलू अभी उगाने हैं, टू बी ग्रोन इन द फील्ड्स लिखा है, फ्यूचर गुड्स हैं। फ्यूचर गुड्स में हमेशा जानते हैं फ्यूचर गुड्स में एग्रीमेंट टू सेल होता है, सेल नहीं होती है, प्रॉपर्टी फ्यूचर डेट पे पास होती है। साथ साथ अगर आप देखें तो अगर हम बात करें तो फ्यूचर गुड्स में प्रॉपर्टी पास ऑन होगी कब सर, वही अनसर्टेन वाला रूल, जब ये गुड्स असर्टेन हो जाएंगे, अप्रोप्रिएट कर दिए जाएंगे एज पर 18 एंड 23, तब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। और साथ में 26 बता दें कि जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है वो लॉस बियर करता है। तो 3 चीजें बतानी है। नंबर 1 सेक्शन 4 सर सेल होती है, एग्रीमेंट टू सेल होती है, एग्रीमेंट टू सेल सेल तब बनती है जब वो कंडीशंस जिनके ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी थी वो हुई हो। दूसरा, ये फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए इसके अंदर अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है जब तक गुड्स एप्रोप्रिएट ना किए जाएं। और तीसरा, एज पर 26 क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है इसलिए अभी रिस्क ट्रांसफर नहीं हुए हैं। और इन तीनों के बेसिस पे आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल है, क्योंकि इसके अंदर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, क्योंकि प्रॉपर्टी ना ट्रांसफर होने की वजह से लॉस ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसलिए अभी लॉस किसका था, रामविलास यादव का ही था, उसके पास ही प्रॉपर्टी थी। और अगर लॉस हुआ है तो वो लॉस बियर करेगा और उसको ये सारा पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक है जी, हमारे पास 5A का पूरा कंसेप्ट है जो आपको कवर करना है। वही बात बताइए ना बेटा, सेक्शन 4 बताया है, फ्यूचर गुड्स बताया है। हाँ, इन्होंने ये सेक्शन नहीं बताया लेकिन वो वाली बात जिक्र जरूर करी है कि इसके अंदर अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है। तो पहले इन्होंने 4 बताया है पूरा का पूरा, एज पर 4 सबसेक्शन 3 व्हेन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी एंड गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, इसको आप एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं। और 4 सबसेक्शन 4 में हम बताएंगे कि एग्रीमेंट टू सेल सेल तब बनता है जब वो टाइम या वो कंडीशन पूरी हो जाती है। उसके बाद फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं वो हमने बताया। इन द गिवन केस हमने कहा जी जो सारा है ये है
ये एग्रीमेंट टू सेल है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली आफ्टर द गुड्स इट्स असर्टेन। तो देखिए रूल यूज कर वाला एक्सेप्शन यूज कर रहा है तो ऊपर बताना चाहिए, आप बता दीजिए उसको कि 18 और 23 के हिसाब से अनअसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स के केस में जब तक गुड्स असर्टेन और अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट नहीं होते प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। और एक लाइन में 26 भी बता दें सर जब तक फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है जनरली क्या नहीं होता है, रिस्क ट्रांसफर नहीं होता है। तो चार बातें बताएं इसके अंदर 6 नंबर के अंदर, सेक्शन 4 बताएं। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं वो बता दें, वैसे नहीं भी बताएंगे वाली बात चल जाएगी। तो सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, ये बता दें। उसके बाद सर असर्टेन गुड्स अनअसर्टेन गुड्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है ये बता दें। जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती रिस्क ट्रांसफर नहीं होता 26 बता दें। उसके बाद आप कंक्लूजन पे आ जाएं कि इस केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है तो रिस्क कभी भी फार्मर का है और इसलिए फार्मर लॉस बियर करेगा, वो एडवांस का पैसा उसे वापस करना पड़ेगा। ठीक है जी। बी पार्ट केस स्टडी कंपनी एक्ट की 6 नंबर की। The Articles of Association of Avenue International Private Limited contained a clause that in case of insolvency of any member, his shares in the company should be sold to another person and at a fixed price fixed by the directors of the company। तो कंपनी का आर्टिकल से कहता था कि कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उसके जो मेंबर उसका जो शेयर्स हैं वो किसी दूसरे पर्सन को किसी अदर पर्सन को सोल्ड किए जाएंगे और प्राइस कौन फिक्स करेगा, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फिक्स किए जाएंगे। Mr. Neeraj, a shareholder, was adjudicated insolvent. His official assignee in the insolvency claimed that he is not bound by the provisions of AOA and is free to sell the shares at the true value। उसने कहा मैं नहीं मानता तुम्हारे इस आर्टिकल की बात को, जिस वैल्यू में बनता होगा मैं उस पर बेचूंगा, मैं क्यों डायरेक्टर से पूछ के बेचूं। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनी दैट वेदर द ऑफिशियल असाइनी इज बाउंड बाय AOA। हाँ जी बेटा, कौन सा सेक्शन का क्वेश्चन है, दिस सेक्शन 10 ऑफ इंडियन पार्टनर कंपनी एक्ट का क्वेश्चन है बेटा, कंपनी एक्ट के सेक्शन 10 बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ एमओ एंड एओए। तो एक बार आपका एमओ और एओए रजिस्टर्ड हो जाता है, कंपनी का आरओसी के पास सबमिट हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि हर मेंबर ने और कंपनी ने इसको साइन किया है और अंडरटेक किया है कि इसके अंदर लिखी हुई जितने भी प्रोविजंस हैं जितनी भी कंडीशंस हैं सबको वो कंप्लाई करेंगी। तो हमने कहा जी ऐसे केस में नो डाउट हर वो पर्सन जो कंपनी का शेयर ले रहा है ही विल बी बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ एमओए एंड एओए, कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस जो हैं उससे बाउंड होंगे। और इस केस में क्योंकि मेंबर बाउंड है तो उसका ऑफिशियल असाइनी भी क्या होगा, उससे बाउंड होगा। ही कैन नॉट गो अहेड एंड से कि मैं इसके लिए बाउंड नहीं हूं। अब आपके इंस्टीट्यूट ने बेटा सेक्शन 10 मेंशन नहीं किया है, बाकी सारी बातें बिल्कुल सेम ही बैठी हैं कि मैग्ना कार्टा होता है, हर वो पर्सन जो कंपनी के शेयर्स लेता है वो उसके इंटरनल रेगुलेशन से बाउंड होता है और इसलिए आप उनके बीच में म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए ऑफिशियल असाइनी मिस्टर नीरज भी क्या रहेगा, बाउंड रहेगा। आंसर बहुत अच्छे से फ्रेम नहीं किया इंस्टीट्यूट ने, इस तरह से मत लिखिएगा, सेक्शन 10 का जिक्र करिएगा, बताइएगा आर्टिकल क्या होता है कि इंटरनल रेगुलेशंस कंटेन करता है। सेक्शन 10 बताइएगा कि एक बार आप मेंबर बन जाते हैं तो सारे रेगुलेशन से बाउंड होते हैं, कंपनी आपके अगेंस्ट सूट फाइल करके एनफोर्स करेगी, आप कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल करके एनफोर्स कर सकते हैं। और फिर कंक्लूजन पे आइए कि हाँ ऑफिशियल रिसीवर है, तो अंत में हमारा ही ऑफिशियल रिसीवर एक तरह से हमारे एजेंट के रूप में ही काम कर रहा होता है, तो हमारे उससे वो जो चीजें हम पे रिस्ट्रिक्शन थी वो उससे बाउंड रहेगा। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन सेक्शन 6 क्वेश्चन 6 पहला क्वेश्चन बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थ्योरी का क्वेश्चन, दो पार्ट में पूछा है 5 नंबर के लिए, तो दोनों मिला के लगभग 2.5 नंबर के हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन है, दो एक्सेप्शन पूछी हुई हैं, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सेक्शन 25 के एक्सेप्शंस, एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन आर वैलिड, 4 कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी वो डाल दीजिएगा। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, ये इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो 25 सबसेक्शन 1 है ये, 25 सबसेक्शन 3 है ये, पूरा कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया चार्ट्स में अगर आप देखें तो बहुत अच्छे से हमने इस कंसेप्ट को कवर किया हुआ है, चार्ट्स भी कवर में से वाली भाषा ही दे देंगे तो काम आपका चल जाएगा इसके अंदर। एक मिनट में आपको इसकी लैंग्वेज दिखा दूं, कहाँ गई लैंग्वेज, हाँ जी ये है बेटा लैंग्वेज इसकी पूरी की पूरी, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इसके अलावा आपको देना है एग्रीमेंट्स कौन सा था आपके पास, टाइम बार डेट वाला, ये आपको 25 सबसेक्शन 3 एग्रीमेंट टू पे फॉर टाइम बार डेट, 2.5 नंबर का है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, उसके बाद सेक्शन अच्छा जी पार्टनरशिप एक्ट का थ्योरी क्वेश्चन, शेयरिंग इन प्रॉफिट्स नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप कमेंट। हाँ जी बेटा कहां से आया है क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन आपने कराया था क्लास के अंदर पूरा का पूरा, हमने इसमें कहा था जी आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है उसका सेक्शन 6 है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टनरशिप, उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि वैसे तो पार्टनरशिप डिटरमाइन करने के लिए ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर लेना होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो प्रॉफिट शेयरिंग कंक्लूसिव टेस्ट नहीं होता है। तो जस्ट बिकॉज एक पर्सन ऐसी पेमेंट ले रहा है जो कि डिपेंडेंट है, जो कि कंटिंजेंट है, जो कि वेरी होती है अलॉन्ग विद प्रॉफिट्स, इससे आप उसको पार्टनर नहीं बुलाएंगे। ये रहा बेटा पूरा का पूरा कंटेंट, देखिए मैंने पूरा ये लिखा है, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप पूरा कंसेप्ट, और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट, ये वाला कंटेंट मैंने आपको देना है। एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 6 क्लियरली स्टेट्स दैट रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस or of a payment contingent upon earning of profits or varying with the profits earned by the business
does not by itself make him a partner with the persons carrying on the business and in particular the receipt of such person। उनका 4 बेटा एग्जांपल थे इसके नीचे कि लेंडर ऑफ मनी को आप दे रहे हैं, सर्वेंट या एजेंट को दे रहे हैं, विडो या चाइल्ड को दे रहे हैं ऑफ डिसीज पार्टनर, या कोई प्रीवियस ओनर जिससे गुडविल खरीद रही है उसको लमसम के बदले आप प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ऐसा करने से वो क्या नहीं बन जाएगा, पार्टनर नहीं बन जाएगा। तो ये थ्योरी का कंसेप्ट एज इट इज पूरा यहाँ से एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। और लास्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन, 3 नंबर की केस स्टडी, माइक एलएलसी incorporated in Singapore has an office in Pune, India. Analyze whether Mike LLC would be called a foreign company as per the provisions of Company Act. Also explain the meaning of foreign company. But a foreign company की definition देनी है। Foreign company means a company or body corporate incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or electronically and conducts any business activity in India। तो पूरी definition आप देंगे। इसके अलावा आप कहेंगे जी हाँ जी definition पूरा अप्लाई होती है, सिंगापुर में ये बनी हुई है, पुणे में इसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, इसलिए कंपनी क्या मानी जाएगी, ये फॉरेन कंपनी मानी जाएगी, ठीक है जी। ये आपका था बेटा पूरा का पूरा लॉ का कंसेप्ट, जो मैंने आपको पूरा का पूरा 6 के 6 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन कंपलसरी और यानी 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पूरा पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। बने रहिए इसी चैनल के ऊपर इसी तरह के और यूजफुल कंटेंट के साथ। जल्दी मिलते हैं, ऐसे ही कोशिश करूंगा जो अगला मॉडल टेस्ट पेपर आ रहा है मेरे ख्याल से उसका जो टेस्ट का डेटा आई एम नॉट रॉन्ग तो 16 के आसपास है, उसका सोल्यूशन भी आपको मैं इस चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है जी। बने रहिए वीडियो इसी चैनल के ऊपर इसी तरह के यूजफुल कंटेंट के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।